हम लोग अपने बैच के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं। इसके पूर्ववत में हमने मतलब 4 बैचेस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा लिया और ये पांचवा बैच, चौथा बैच आप लोग का है जो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद पांचवा शुरू हो जाएगा। आज आप लोग अपने युद्ध के अंतिम पड़ाव पे हैं। आज का दिन अंतिम है। इसके उपरांत कल अंतिम रात आपके युद्ध की, और परसों युद्ध क्षेत्र 8 तारीख, ठीक है। जिसका इंतजार 2023 में आप सभी लोगों ने पूरे 6 महीनों से किया। अगस्त में हम लोगों ने ये दौर शुरू किया था, और लड़ते भिड़ते आगे पीछे होते कैसे कैसे भी करते कराते यहाँ तक पहुंच गए सक्सेसफुली। इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों को भी हमने पूर्ण किया। सबसे शानदार बात ये रही कि सारे उपनिषद योग वाले कंप्लीट हुए, जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, जिसका आज अंतिम लेक्चर भी है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं पढ़ाना शुरू करूं इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ मूल मंत्र बता रहा हूं जीवन का, जो मैंने अपने जीवन से विभिन्न परीक्षाओं से प्राप्त किया है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि आप अपने आप को, जब आपके हाथ में पेन होगी, या अभी तो कंप्यूटर पे होता है पेपर, तो कंप्यूटर की कीबोर्ड्स आपके सामने जब होंगी, तो एक चीज आपको परेशान करेगी, वो ये है कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये वो अंतिम पड़ाव होगा जहां से भविष्य में जेआरएफ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा चैलेंज होगा जिसके कारण से वो योग की दुनिया में एक बड़े टीचर तो हैं, परंतु उनसे नेट की परीक्षा ही नहीं निकल पाती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा अपने सम्मान को बचाने का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाउस वाइफ्स, या जिनके करियर का बिल्कुल अंतिम पड़ाव चल रहा होगा, और एक डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अ, अच्छे करियर से निकल के आए हैं, और अब उनको वापस से अपने आप को स्थापित करना है। ये अलग अलग मनोभावों के लोग जब परीक्षा देने बैठेंगे, तो उस समय ये सब अवचेतन मन में चल रहा होगा, जो डायरेक्ट मस्तिष्क में तो नहीं आएगा, परंतु उसका प्रभाव आपके शरीर में देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिए, परीक्षाएं किसी की, उसका नाम क्या है? पर इच्छा। दूसरे की इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो आपकी है ही नहीं, आप उसे सिर्फ दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरे की इच्छा आपसे क्या चीज की है जानते हैं? दूसरे से ये अपेक्षा, दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि जब आप पढ़ाने जाएं किसी को बतौर योग के विद्वान के रूप में, तो आप उन मूलभूत बातों को जानते रहें, जिन मूलभूत बातों को वो परीक्षक जानता है, एग्जामिनर जानता है। बेसिक बातें वो अपने ज्ञान की तुलना आपके ज्ञान से कर रहा है। वो व्यक्ति जो परीक्षा का पेपर बना रहा है, या वो व्यक्ति जो परीक्षक है, वो पिछले 15 20 25 सालों से उस क्षेत्र में लगा पड़ा है, और आप बिल्कुल नई तैयारी करके आप आगे जा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जो जीतता है वो ये सोच के कभी नहीं जीतता कि मुझे तो जीतना ही है। वो फोकस, जितना दिमाग वो इस पे लगाएगा अपने मोटिवेशन पे, वो उतना अपने कंसिस्टेंसी पे लगाएगा। मोटिवेशन, जब आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनेंगे, तो आपका मोराल एकाएक पहुंच जाएगा 90 100 तक पहुंच जाएगा, और जब आप उसे छोड़ेंगे तो वापस आप माइनस में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं, तो आपकी ये यात्रा आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी, बहुत दूर तक। हमेशा याद रखिए, जिस समय ओबामा का करियर खत्म हो रहा था बतौर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप का करियर शुरू हो रहा था उसी समय। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अप्रॉक्स 60 साल 58 साल के थे, और ओबामा 35 36 साल में रिटायर हो गए थे बतौर प्रेसिडेंट, 40 मान लीजिए। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि अध्यापक होने का मतलब कि आप सब कुछ जानते हो, ये कोई आवश्यकता नहीं। हमेशा जिस चीज पे आपको ध्यान लगाना है, वो ये है कि आप जो भी जानते हो, चाहे ABCD में A to Z में सिर्फ ए जानते हो, वो ए आपसे बेहतर कोई ना जानता हो। इतना याद रखिए। पूरे सब्जेक्ट को कभी भी फोकस करके, रट्टा मार के किसी भी हिसाब से याद नहीं किया जा सकता, परंतु ये तय है कि एक सब्जेक्ट का एक कोई ऐसा हिस्सा जरूर होगा जो आपके मनो मस्तिष्क पे गहरी छाप छोड़ जाएगा। योग का अध्ययन
मनुष्य को उसकी प्रेरणा से आता है, और वो अपने अंत प्रेरणा से सुप्रीम प्रेरणा तक, उस ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है। अतः जब आप आगे भविष्य में योग के प्रवक्ता बनेंगे, योग के विद्वान बनेंगे, तो आप ये याद रखिए कि हमारे साथ आपने जितना भी समय बिताया, उन सारी बातों में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात, जो आप जब परीक्षा देंगे उस समय प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष आएगी। जब आप किसी के सामने योगा सिखा रहे होंगे, उस समय ये श्रृंखला आपके सामने आएगी। जब आप किसी से कोई बात कर रहे होंगे, उस समय हो सकता है योग का ज्ञान आए, हो सकता है आप उस समय भूल भी रहे हो। लेकिन जब आप पानी पी के और आंखें बंद करके अपने मस्तिष्क पे ध्यान लगाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी योग की जो मैंने आपसे की ना हो। कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम में वो अवचेतन मन में आपके अंदर जरूर मिलेगी। और योग का विषय इतना वृहद विषय नहीं है। मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी या अन्य विषय जो है वो बहुत डीप होते हैं, परंतु योग में पतंजलि, हठ योग प्रदीपिका यानी हठ योग के ग्रंथ, और दो चार और ग्रंथ हैं जो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसके पार कोई नहीं जा सकता, और वो आपके मानवीय सीमा में है। अतः आप याद कर सकते हैं। बाकी एक और चीज, जब आप परीक्षा देंगे और परीक्षा में फेल होंगे, तो ये नहीं है कि आपके पास खोने को मतलब आप बहुत बड़े चांसलर थे फिर आप फेल हो गए, नहीं। खोने को आपके पास कुछ भी नहीं है। और अगर जीत जाते हैं, अगर आप योग के ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो पाने को पूरी दुनिया है। अतः कभी भी मस्तिष्क पे तनाव लेके मत कीजिए। कोई भी परीक्षा दीजिएगा तो टेंशन से पूरी तरीके से दूर हो जाइएगा, और फिर परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा देने के उपरांत आराम से परीक्षा के समय भी पानी पीते रहिएगा, और हड़बड़ाइएगा नहीं। हड़बड़ाहट व्यक्ति को परेशान करती है। आपका ग्रंथ है योग, योग को आप बाखूबी जानते हैं। और योग, जब आप योग में जब परीक्षा देने जाएंगे ना, तो आंखें बंद करके एक बार पतंजलि महोदय को याद कीजिएगा कि आज आपके दिव्य शास्त्र का मैं वाचन करने जा रहा हूँ। जैसे अर्जुन को जब तीर चलाना होता था, तो जिसके द्वारा दिया गया तीर होता था, वो उसे याद करता था कि ये आप ही का तीर है, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं है, ये सब क्या धरा आपका। ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी। और अगर आप जीतते हैं तो आप बड़े विद्वान बन के आएंगे, और अगर आप हारते हैं तो आप अच्छे शिक्षक बनेंगे। अच्छी सीख लेके आप आगे बढ़ के आ जाएंगे, और अगली बार फिर उसी रफ्तार से प्रयास किया जाएगा, फिर आगे बढ़ जाया जाएगा। कभी भी इन चीजों से शर्माते नहीं है कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है। शर्म इस बात की आनी चाहिए कि आपने सीखने की चेष्टा नहीं की। अगर आपने सीखने की चेष्टा कर ली, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप वो सीख ही जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार सन 2010 में मैंने एक परीक्षा दी थी, जिसमें सारे एग्जाम्स में क्लियर कर गया था। मेरे को अपने नॉलेज पे बड़ा भरोसा था, मेरे को अपने क्लर्क की परीक्षा थी वो। तो मुझे लगता था कि ये मैथमेटिक्स मेरे लिए बिल्कुल मजाक है, बहुत इजीली, साइंस साइड का स्टूडेंट था, मैं पार कर गया। सब कुछ हो गया, फिजिकल वगैरह, मिलिट्री के कलर के तौर पे मुझे जाना था, सब कुछ कंप्लीट कर चुका था मैं। और जब मैं मेरे को टाइपिंग पे बैठाया गया, तो मुझे ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, उस समय उम्र छोटी थी, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं टाइपिंग तो कैसे भी कर लूंगा। क्योंकि सन 2000 में जब मेरे ग्रामीण क्षेत्र में कोई कंप्यूटर जानता भी नहीं था, तब मैं पहला व्यक्ति था जिसने कंप्यूटर सीखा था। मतलब मेरे एज ग्रुप में कोई सीखा भी नहीं था। तो मैं आश्वस्त था कि मैं तो सन 2000 में योग कंप्यूटर सीखा हूँ, और मैं बड़े आराम से टाइप कर लूंगा, 35 शब्द ही तो लिखना है। और जब मेरे सामने पैराग्राफ आया, तो पूरा पैराग्राफ ऐसा ऐसा पैराग्राफ मैंने जीवन में कहीं देखा ही नहीं। मुझे लगा कोई कहानी होगी सिंपल सी, वो मुझे टाइप करना, और वो मैं टाइप नहीं कर पाया। आप यकीन मानिए, मेरे से 33-32 शब्द ही टाइप हो पाए फुल रफ्तार के बाद। और तब मैंने एक अपने अंदर चेस्ट, मतलब अपने अंदर प्रेरणा जाहिर की कि नहीं, ये मैं करूंगा। और मैंने फिर टाइपिंग का ऐसा अभ्यास किया कि अगर मैं आज भी आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अभी लाइव भी अगर टेस्ट कराऊं, तो 90 पार कर जाऊंगा मैं। 90 वर्ड पर मिनट में बड़े प्रेम से पार कर जाता हूँ, मुस्कुराते हुए। 80, 88, मतलब सोते सोते भी टाइप करूँ तो भी 80 पार हो जाता हूँ। माने मेरे अभ्यास से मैंने 3 गुनी ज्यादा ताकत लगाई।
जितना मतलब गवर्नमेंट को जितना चाहिए था उससे मैं 3 गुने रफ्तार में जब मैं आ गया, तो फिर मैंने कलर का फॉर्म भरना ही छोड़ दिया कि मैं जीवन में क्लर्क नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं कलर को से कई गुना तेज टाइप कर सकता हूँ। और फिर मैंने कलर किया, किसी भी परीक्षा को देना उचित नहीं समझा। हमेशा याद रखिए, जीवन आपका है। आप जब भी योग के व्याख्याता बनेंगे तो अपने आयाम, आप एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, यही मंत्र रखिएगा। आपसे बड़ा आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अपने प्रतिद्वंदिता को स्वयं से साबित करना। स्थिर दिमाग से परीक्षाएं सफल होती रही, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से पार हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो अधिकतर लोग जेआरएफ के लिए नहीं ट्राई कर रहे होंगे, अधिकतर लोग नेट के लिए ट्राई कर रहे होंगे। जेआरएफ वाली उम्र अधिकों की निकल गई होगी, तो जो लोग नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगर होता है तो हर हर महादेव, नहीं होगा तो अगला वाला फिर तैयार है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तनाव मुक्त रह के कीजिएगा, ठीक है। और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इस बार पतंजलि के अंदर से प्रश्न रहेगा। और आप इस बातों को चाहे तो रिकॉर्डिंग को बाद में सुनना जब आएगा तो, हठ योग के कुछ ग्रंथों से प्रश्न रहेगा, और उपनिषद आपको बड़ा शानदार मिलेगा, ठीक है। यही 3 है, और थोड़े एनाटॉमी के प्रश्न होंगे, ठीक। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स में से घुस के नहीं निकालेंगे ये लोग। इन्हीं 4 स्तंभ पे इस बार का पेपर होना है, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, या जो मेरी बातचीत के आधार पे जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, इसी के आसपास पेपर रहना। आप अपनी तैयारी सब रखिएगा, लेकिन ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कल पूरा दिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग कोई काम नहीं करेंगे। कल आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशंस करेंगे, तीव्रता वाली, जिसको मैराथन प्रिपरेशंस बोला जाता है। और कल रात को 8 बजे से पहले आप अपनी किताबें बंद करके सो जाएंगे, ठीक है। और फिर आराम से सुबह जाइए, 7 बजे से पेपर होगा। आप आराम से जाइए 7 बजे, अपने 6 बजे उठिए, नहाइए धोइए, ठंडे पानी से नहाइए, और फिर जाइए पेपर दीजिए मुस्कुराते हुए। आराम से पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कीजिए, और रिजल्ट ले आइए, और क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा सारे, क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि हम लोग फिर, और तुरंत मुझे भेजिएगा, ताकि एक उस पर वीडियो, उसका सॉल्यूशन मैं बता सकूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका आगे का पूरा विषय प्लान है। इसी प्लानिंग पे आपको आगे कार्य करना है, और इसके पार कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें परेशान करेगा। और जैसे ही पेपर समाप्त होगा, यानी कि कल, मतलब आज हम लोग अपने लेक्चर को ऑफिशियली समाप्त करेंगे, कल आप लोग अपनी छुट्टी पे रहेंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन करेंगे, परसों पेपर दीजिए। सोमवार से लेके और मंगल बुध तक 2 से 3 क्लासेस हम लोग और करेंगे, पेपर एनालिसिस जिसको बोला जाता है, ताकि अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को ढूंढ के निकाला जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी परफेक्ट हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भी परफेक्ट है। जो पेपर बना रहा है वो हमसे ज्यादा परफेक्ट है। तो हम लोग थोड़ा उनको समझेंगे कि आखिर इनका मूड क्या था, क्यों ऐसा दिया, इसके आर पार और क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अपने, मैं बताया ना, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 1 जनवरी से, नहीं मतलब जनवरी से, 5 जनवरी से हम लोग का एक अगला वो कोर्स शुरू हो जाएगा। तो जो भी 5 जनवरी से टीटीसी का अगला बैच शुरू हो रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग का जनवरी बैच का। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे संस्थान से 4 ही बैच चलाते हैं हम लोग, टीटीसी का, टीचर्स ट्रेनिंग का। तो अगर आप चाहें तो उसमें मॉर्निंग वाले बैच में प्रैक्टिकल क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल 6 बजे से शुरू होगा, तो आप प्रैक्टिकल की कक्षाएं ले सकते हैं। और ये अपरिमित समय के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जनवरी बैच में, उसके बाद अप्रैल बैच में भी, अगस्त बैच में भी, ऐसे आप लगातार अक्टूबर बैच में भी, ठीक है, लगातार अपने प्रैक्टिकल्स को जारी रखिएगा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसके प्रति, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना आपको, ये नहीं कि कुछ पैसा देना है, नहीं। आप अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं। जो लोग शुल्क वाले हैं वो तो शुल्क दे के अपनी तैयारियां करेंगे, परंतु जितने लोग इस कक्षा में हैं वो लोग सादर आमंत्रित हैं अपने अभ्यास को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको जितना देना था आप दे चुके हैं, मुझे जितना आपको देना था मैंने आपको दे दिया है। ज्ञान और शुल्क, ये दोनों चीजें एक अलग अलग तराजू की चीज है, ठीक है। अब आज हम लोग जिस विषय पे वार्ता करने वाले हैं, वो विषय है आपका पेशीय संस्थान। लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फैबुलस जिसे कहा जा सकता है, पेशीय संस्थान, दैट मीन्स मस्कुलर सिस्टम। हेडिंग डाल लीजिए, मस्कुलर सिस्टम, पेशीय संस्थान, और लिखना शुरू कीजिए। शरीर में शरीर में
चार ऊतकों में से एक ऊतक पेशीय ऊतक होता है। चार ऊतकों में से एक ऊतक यानी 4 टाइप के टिश्यू है ना, उनमें से एक टिश्यू है, इसमें से एक टिश्यू है पेशीय ऊतक, जो संकुचित होने की क्षमता रखता है, माने सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखता है, संकुचित और आकुंचित होने की क्षमता रखता है। देखिए शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में अप्रोक्स 40% भाग, मनुष्य के शरीर में अप्रोक्स 40% भाग पेशियों का होता है, पेशियों का होता है, मसल्स का होता है। मानव शरीर में तकरीबन 639 पेशियां पाई जाती हैं, 639। अभी थोड़े दिन पहले एक नाक के पीछे एक हड्डी कोई खोजी है, उसके आसपास इन्होंने एक मसल्स भी खोजी है, तो 640 हो गया, लेकिन अभी भी कागजों में 639 ही है। 639 यानी 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें जिसमें 400 पेशियां 400 पेशियां स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं, शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं। अप्रोक्स 180 पेशियां होती हैं, 180 पेशियां होती हैं। आगे लिखिए, पेशियों के प्रकार, पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार, पहला प्रकार लिखिए, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स अर्थात रेखांकित पेशी, रेखांकित पेशी। दूसरा है स्मूथ मसल्स यानी अरेखांकित पेशी, स्मूथ मसल्स अर्थात अरेखांकित पेशी। तीसरा है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स अर्थात हृदय पेशियां, कार्डियक का मतलब हो गया हार्ट, हार्ट रिलेटेड, ठीक है, हृदय पेशियां। आगे लिखिए, छोटी हेडिंग डालिए, रेखांकित पेशियां, रेखांकित पेशियां या स्केलेटल मसल्स। लिखिए, रेखांकित पेशियां, रेखांकित पेशियां ऐच्छिक होती हैं, ऐच्छिक होती हैं यानी इच्छा के अनुरूप चलती हैं। ऐच्छिक होती हैं, शरीर की गति, चलना फिरना, चलना फिरना या दौड़ना, यह सब ऐच्छिक पेशियों का कार्य है, ऐच्छिक पेशियों का कार्य है। ये बोन से, हड्डियों से अटैच रहती हैं। शरीर के 35% हिस्से का, 35% बॉडी वेट का ये निर्वहन करते हैं, यानी 35% वजन इन्हीं का होता है। रेस्पिरेटरी, पॉस्चर्स, मूवमेंट्स, इन सब के लिए भी ये उत्तरदायी होती है। आगे लिखिए, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ये कंट्रोल होती हैं,
सोमैटिक मोटर, MOTOR, न्यूरॉन्स के द्वारा ये कंट्रोल होती हैं। देखिए ये पेशियां सामान्यतया ATP यानी ऊर्जा का कंजम्पशन ज्यादा करती हैं। ये पेशियां ज्यादा ATP यूज करती हैं। आगे देखिए, लैक्टिक एसिड बनने के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड बनने के कारण ये पेशियां थकान महसूस करती हैं। आगे देखिए, ATP यूज के दौरान ऑक्सीजन की कमी से, ATP यूज के दौरान ऑक्सीजन की कमी से यह पेशियां जल्दी लैक्टिक एसिड बनाती हैं, जल्दी लैक्टिक एसिड बनाती हैं, जल्दी लैक्टिक एसिड बनाती हैं, फलस्वरूप थकान होती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो धीरे धीरे हमें सांस की ज्यादा आवश्यकता होती है, खूब गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं, नाक के बजाय मुंह से लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ATP जो है वो बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो रहा है। और हमें इसीलिए बोलते हैं योग में गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। हर आसन के बाद बोलते रहते हैं ना, खूब सारे डीप इनहेल डीप एक्सहेल। क्यों बोलते हैं? ताकि सांस आती रहे तो ऑक्सीजन जाएगा तो लैक्टिक एसिड जल्दी नहीं बनेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो शरीर थकेगी नहीं, थकान ना हो, इसके लिए लैक्टिक एसिड का होना बड़ा आवश्यक, मतलब लैक्टिक एसिड का समाप्त होना बड़ा आवश्यक है। आगे लिखिए, अरेखांकित पेशियां, अरेखांकित पेशियां अर्थात स्मूथ मसल्स। लिखिए ये पेशियां या ये मसल्स हमारे अधीन नहीं होती हैं, हमारे अधीन नहीं होती हैं, अधीन नहीं होती, ये स्वतः ही आकुंचित और प्रसारित होती हैं, आकुंचित और प्रसारित होती हैं, स्वयं से ही आकुंचित और प्रसारित होती हैं। देखिए, पाचन प्रणाली इन पेशियों का प्रमुख उदाहरण है, पाचन प्रणाली इन पेशियों का प्रमुख उदाहरण है। ब्रैकेट में देखिएगा, फेरिंग्स से लेके एनस तक, फेरिंग्स से लेके एनस तक। देखिए, प्रत्येक रक्तवाहिनी नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स, प्रत्येक ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी नलिकाएं एवं एवं अन्य नलिकाएं इन्हीं पेशियों से बनती हैं, इन्हीं पेशियों से बनती हैं। तीसरा है हृद पेशियां, हृद पेशियां, हृद पेशियां। देखिए, रचना में, रचना में यह पेशियां ऐच्छिक मसल्स के ही जैसी होती हैं, ऐच्छिक मसल्स के ही जैसे होती हैं, परंतु परंतु ये इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, और स्वतः ही आकुंचित और प्रसारित होती रहती हैं। साथ ही इनमें इनमें थकान नहीं होता, थकान नहीं होता, जिस कारण इसे स्मूथ मसल्स से अलग माना जाता है, स्मूथ मसल्स से अलग माना जाता है।
इसका एकमात्र उदाहरण हार्ट है। इसका एकमात्र उदाहरण हृदय है। दैट्स ऑल। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, मांसपेशियों की रचना। मांसपेशियों की रचना कैसे बनी हुई है ना, वो लिखना है। आगे लिखिए, प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक मांसपेशी मसल्स सूत्रों का, सूत्रों का समूह होती है। एक थ्रेड नुमा संरचना होती है, उसका बंडल होता है, सूत्रों का समूह होती है। ये सूत्र, ये सूत्र माने ये जो फिब्र, ये जो तार है पतला पतला, ये भी माइक्रोफिब्रिल से बना होता है, फिब्रिल्स से बना होता है। देखिए ये सूत्र माइक्रोफिब्रिल से, FIBRIL, फिब्रिल का मतलब सूत्र ही होगा, माइक्रोफिब्रिल से बना होता है। देखिए प्रत्येक सूत्र एक कोशिका की संरचना है। प्रत्येक सूत्र एक कोशिका जैसी संरचना है, जो अति सूक्ष्म से लेके अति विशाल तक हो सकते हैं। अति सूक्ष्म से लेके अति विशाल तक हो सकते हैं। अति विशाल तक हो सकते हैं। देखिए कुछ पेशियां, कुछ पेशियां बेलन के आकार की, बिना शाखाओं वाली, लंबवत इत्यादि हो सकती हैं। इत्यादि, लंबवत इत्यादि हो सकती हैं। आगे लिखिए, प्रत्येक पेशी चारों ओर एक आवरण से घिरी रहती है, जिसे, प्रत्येक पेशी चारों ओर एक आवरण से घिरी रहती है, जिसे सार्कोलेमा कहा जाता है। देखिए इसमें बहुकोशिकीय केंद्रक भी होता है। बहुकोशिकीय केंद्रक भी होता है। ठीक है, आगे लिखिए, पेशियों के गुण, क्वालिटी, मस्कुलर क्वालिटीज। देखिए पेशियों का गुण आकुंचन है। आकुंचन है, जिससे पेशी की लंबाई और चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है। पेशी की लंबाई चौड़ाई घटती रहती है। देखिए मनुष्य की पेशी 1 सेकंड में 10 से 12 बार से अधिक संकोच नहीं कर सकती है, जबकि, जबकि मक्खी या मच्छर की पेशी 400 बार कर सकती है। इसीलिए वो तुरंत फुर्र से उड़ जाती है ना। जितना भी मक्खी को मच्छर को मारना तो फिर भी आसान है, मक्खी तो प्रो लोग ही मार सकते हैं, है ना। अब तो बड़ा बड़ा वो बैडमिंटन बना रखा है, कितनी निर्दयी है ये दुनिया ना। बड़ा सा बैडमिंटन बना रखा है मक्खी वाला, उड़ती हुई मक्खी को घेर लेते हैं उससे, वो बेचारी कितनी भी रफ्तार से उड़े, उसका ये मस्कुलर सिस्टम 400 बार कितना भी आंकुचित हो और कितनी भी रफ्तार से इधर उधर भागे, वो इतना बड़ा बैडमिंटन होता है, वो आके एक ही बार में लपेट लेता है और करंट मार के मतलब अग्नि प्रदीपनम कर देते हैं, और तुरंत तड़ाक से आवाज आती है और जय हिंद जय भारत, कहानी खत्म, है ना। तो मतलब मक्खियों के अंदर ये गुण पाया जाता है, ये लिखने की बात है। देखिए प्रत्येक आकुंचन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक आकुंचन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। देखिए पेशियों में ATP,
यूटिलाइजेशन के दौरान, पेशियों में एटीपी यूटिलाइजेशन के दौरान ग्लूकोज का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजन हो जाता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजन हो जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज है पेशी में, जो ग्लूकोज पहुंचा है वो क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। और थोड़ा सा ताप भी बढ़ता है, थोड़ा सा ताप, टेम्परेचर भी बढ़ता है, बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन, वहां वहां की ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है। फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3 होता है। C3H6O3 होता है। आगे लिखिए। यह एसिड शरीर में रक्त द्वारा पेशियों से हटा दिया जाता है। पेशियों से हटा दिया जाता है। देखिए, ग्लाइकोजन यानी लैक्टिक एसिड का पूर्व रूप, माने लैक्टिक एसिड बनने से पहले वो किस रूप में बना रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन इसका पूर्व रूप है। आगे लिखिए। पेशियों में गति करने से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पेशियों में गति करने से, जैसे हम लोग योगा करते हैं तो बहुत सारी गति करते हैं, फलस्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ऑक्सीजन समाप्त होता है। ऑक्सीजन समाप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 1 लीटर ऑक्सीजन के व्यय से, देखिए 1 लीटर ऑक्सीजन के व्यय से 5.4 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। 5.4 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। यानी कि अगर एक व्यक्ति आगे लिखिए, एक आदर्श कक्षा में, एक आदर्श योग कक्षा में कम से कम 200 कैलोरी और अधिक से अधिक 350 कैलोरी ऊर्जा समाप्त होनी चाहिए। 1 लीटर में 5 कैलोरी, ठीक है, तो 2 लीटर में 10 कैलोरी, तो 20 लीटर में 100 कैलोरी, तो 40 लीटर में 200 कैलोरी। यानी एक योग की कक्षा में 40 लीटर सांस खिंचवानी और छोड़वानी है। ठीक है। अब 40 लीटर सांस खींचने और छोड़ने के लिए आपको हर 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ये प्रवचन देते रहना है, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। क्योंकि अगर आप उतनी सांस नहीं लेते हैं तो वो कैलोरी एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी, मतलब वो फिर शरीर थकेगी, उससे शरीर जल्दी थक जाएगी, आउटपुट उसका लो हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखिए। मसल्स का कार्य। मसल्स का कार्य देखिए, सबसे पहला कार्य है लोकोमोशन। लोकोमोशन, कम्युनिकेशन, बॉडी टेम्परेचर जनरेशन, इसको थर्मोजेनेसिस बोला जाता है, बॉडी टेम्परेचर को, हार्ट बीट कंट्रोल, हार्ट बीट कंट्रोल, पोस्चर बैलेंस, मैं फिर से दोहराता हूँ, लोकोमोशन, पोस्चर बैलेंस, हार्ट बीट कंट्रोल, कम्युनिकेशन। फिर एक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और वेसल्स, ब्लड वेसल्स कंट्रोल, ब्लड वेसल्स कंट्रोल। ठीक है। बस ये आपका
इनिशियल जो है, मतलब में मांसपेशियों से संबंधित है। ठीक है। अब आगे हेडिंग डालिए, लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट एंड टेंडन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट, जो भी डालना हो डाल लीजिए। देखिए, लिगामेंट एवं टेंडन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। टेंडन्स में, टेंडन्स में कोलेजन युक्त, कोलेजन युक्त फाइबर, कोलेजन युक्त फाइबर रेखित रूप में, यानी लंबवत धागे के जैसे रेखित रूप में समानांतर जुड़ा रहता है, यानी पैरेलल ज्वाइंट रहता है। इसका कार्य मसल्स को, मसल्स को हड्डियों से जोड़ना है, हड्डियों से जोड़ना है। आगे लिखिए, ये कुछ स्थानों पे डेंस और कुछ स्थानों पे डेंस और नॉन डेंस होता है। कुछ स्थानों पे नॉन डेंस मतलब बहुत ज्यादा, कुछ स्थानों पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और कुछ स्थानों पे कम होता है। आगे लिखिए, लिगामेंट्स, छोटी हेडिंग लिगामेंट। देखिए, ये इलास्टिक फाइबर के बंडल से बना है, इलास्टिक फाइबर के बंडल से बना है और टेंडन्स की अपेक्षा, टेंडन्स की अपेक्षा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। परंतु, परंतु टेंडन की अपेक्षा कम स्ट्रेंथ प्रदान करता है, टेंडन्स की अपेक्षा कम स्ट्रेंथ प्रदान करता है। देखिए, इसका कार्य अस्थियों से अस्थियों को बांधना है, अस्थियों से अस्थियों को बांधना है। अस्थियों से अस्थियों को बांधना है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये मतलब इससे वैसे लिगामेंट तो 6 महीने का कोर्स भी हो तो भी कम है, क्योंकि पूरा हिस्टोलॉजी के तहत आता है। हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान का अध्ययन। परंतु आपके जानने की सिर्फ इतनी चीज थी कि लिगामेंट टियर हो रहा है, टेंडन टियर हो रहा है, वो आप कम से कम समझ सको। सामान्यतः फ्रोजन शोल्डर जब बीमारी होती है तो यहाँ पे लिगामेंट के बजाय, टेंडन्स के बजाय लिगामेंट में ज्यादा इश्यू होता है। फ्रोजन शोल्डर जब हो रहा होता है तो वहां पे लिगामेंट में ज्यादा परेशानी होती है। वहीं घुटने में परेशानी होती है तो वहां पे टेंडेंस का कार्य ज्यादा होता है। डिपेंड करता है, एडीओ में परेशानी होती है तो अगेन टेंडेंस का कार्य ज्यादा होता है। तो आपको ये तय करना होगा कि वो मसल से हड्डी में दिक्कत हो रही है या हड्डी टू हड्डी दिक्कत हो रही है। ठीक है। एल्बोज वगैरह में या दोनों मतलब पैरों के, पैरों के पास का जो क्षेत्र है वहां पे, इन सब में सामान्यतः लिगामेंट का इश्यू होता है। ठीक है। चलिए, अब आप लोग अपनी तैयारियां कीजिए, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। वापस आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। हम लोग सोमवार को बैठेंगे, सोम मंगल बुध 2-3 दिन हम लोग थोड़ा विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है। और जो भी बातें आपको कुछ पूछनी होगी तो मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, आप मुझे संदेश भेजिएगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अभी भी लग रहा है परेशान कर रही है, कोई भी विषय माने जीवन से भी संदर्भित हो, तो कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। एक बात, दूसरी चीज ये है कि आपको जीवन में हो सकता है कि मेरे से बड़े शानदार टीचर मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ये आपसे कहे कि मेरे से ज्यादा कोई आपको मानेगा
यानी आपसे प्रेम करेगा, वो मत मानिएगा। कोई अगर ये कहे कि मेरे से ज्यादा विद्वान आपको मिलेंगे, तो स्वीकार कर लीजिएगा कि हाँ, शिवम सर विद्वान नहीं है, वो चलेगा। लेकिन अगर कोई ये बोले कि मेरे से ज्यादा आप लोग को बतौर योग शिक्षक कोई प्रेम करे, तो वो मत मानिएगा आप। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, जो ये रात का जो समय होता है 8 से 9 वाला, ये मैं अपने अपने मतलब जीवन के हिस्से से निकालता हूँ, और फिर अपने छात्रों को देता हूँ कि आप लोग लें, और फिर इससे जीवन में जितना काम कर सके आप। और हम लोग सब लोग योग के पुरोधा हैं। योग के मतलब योग हमें लेके नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि योग के कारण से, मतलब हमारा योग चल रहा है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, परंतु योग ना हमारी जिम्मेदारी है, अन्य कोई ऐसी चीज नहीं। योग ने हमें चुना है। बहुत बहुत कम लोगों में से चुनता है। हजारों लोग, मेरे तो पूरे जिले में चले जाओ, मऊ डिस्ट्रिक्ट मेरा उत्तर प्रदेश का है, आप मेरे पूरे जिले में चले जाओ तो ले दे के वहां पे 200 लोग नहीं होंगे। उन 200 में से में भी मुझे लगता है कि 200 क्या, 100 भी नहीं होंगे। उन 100 में से भी अगर किसी एक को चुना है योग से संदर्भित, वैसे तो वो 50,000 लोग होंगे जिले में, लेकिन उसमें से 50,000 में एक व्यक्ति अगर चुन के आ रहा है, आप भी देखिए अपने क्षेत्र में कितने कम लोग होंगे, तो आप अपने जीवन में फिर सफल हैं। यानी योग ने आपको चुना है, तो आप योग मार्ग को का अनुसरण करें। जैसे हमारे ऋषियों ने हमें दिया, हूबहू बहू हमें वैसे ही अपने अगली पीढ़ी को दे देना है। और सीखने की क्रिया कभी खत्म नहीं होती, ये याद रखिएगा। सीखना एक ऐसा क्रम है कि आप रास्ते चलते पत्थर से भी सीख सकते हैं। और बड़े होने का कभी अपने अंदर अभिमान मत आने दीजिएगा। जब तक आप बचपना रहे आपके अंदर रहेगा, तब तक आप खूब आगे बढ़ेंगे, एक बात। और दूसरी चीज ये कि पैसा, धन, दौलत, रुपया, शोहरत, इज्जत, ये सब मटेरियलिज्म है। इसे आप ऐसा मानिए कि ये इतनी छोटी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से बहुत तेज रोकेगी। आज आप जिस भी दिशा से आगे बढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला अगर कोई आपका आपके दुश्मन के तौर पर स्थापित होगा, तो वो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड ही होगा। ये याद रखिए, मेटेरियलिज्म से, यानी धातुवाद जिसको बोलते हैं, उससे जितना दूर बन सके आप अपने आप में योगी बनिए, स्वयं के अंदर बनिए। कपड़ों से, वाणी से, प्रखरता से, इन सब को जीतने के बजाय अपनी आत्मा पे कार्य कीजिए। मन को अगर आप रोक पाने में सक्षम हैं, तो आप चित्त रोक पाएंगे। चित्त रोक पाने पे सक्षम हैं, तो आप बुद्धि का सही प्रयोग करेंगे। बुद्धि के सही प्रयोग से आप अपने अहंकार को काउंटर कर पाएंगे। अहंकार काउंटर हुआ तो आप आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। ये याद रखिएगा। पुरुष तक पहुंचने का सबसे सफलतम मार्ग यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, उल्टे दिशा से चलते हुए। पंच तत्वों को तो छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, और उसके बाद फिर ये पंच तत्व वाली दुनिया आती है। तो सबसे पहले यू नीड टू सेटिस्फाई योर ईगो, देन आपकी बुद्धि। तभी होगा। बुद्धि भी दो प्रकार की, ठीक है। तो उन बुद्धियों में से जो रागात्मिका बुद्धि है, उस पर थोड़ा सा कार्य कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन में आप आगे बढ़ निकले। और अगर एक भी बीमारी ठीक कर पाए, एक भी व्यक्ति को प्रसन्न कर पाए, तो जीवन आपका सफल है। और मैं ऐसे 20 जीवन सफल कर चुका हूँ। अगर कम से कम भी मैंने देखा है, तो 20 जीवन को मैंने सफल किया, जिस परिवार में मेरे कारण से खुशियां आई हैं। अभी भी मैं आपको संदेश अगर दिखाऊंगा, न्यूरोथेरेपी के जिस जिस केस को मैंने ठीक किया है, न्यूरो का मतलब जो लोग बिल्कुल मरने के कगार पे थे, उनका, या पागल ही हो गए थे, वो हर लोग एक ही शब्द लिख के भेजते हैं कि आप तो मेरे लिए भगवान निकले। मतलब मेरे को अपेक्षा नहीं थी, और मेरे को खुद ही नहीं लगता कि ये कैसे हो गया। मतलब मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे गुरुओं का इसमें आशीर्वाद है। तो आपके जो गुरु हैं, अगर वाया शिक्षकों से भी आप देखते हैं, तो मेरे पास कोई कोई ऊर्जा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं शक्तिमान हूं, मैंने बोला तथास्तु तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस परंपरा का आप अनुसरण कर रहे हैं, वो परंपरा बड़ी ताकतवर है, याद रखिएगा। भारत की जो गुरु परंपरा है, वो इतनी ताकतवर परंपरा है जो साक्षात ईश्वर को बुला सकने की क्षमता रखती है। जरूरत पड़ने पे आंख बंद करके आप बस ऐसे कुछ भी फोन 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 मंत्र जपने लग जाइए। फोन की परंपरा में अगर ताकत होगा तो फोन प्रकट हो जाएगा। इतनी पावर होती है। ऐसे ही गुरु परंपरा है। तो अगर आपने सिर्फ कुछ भी आंख बंद करके किसी भी
गुरु का नाम लेंगे ना तो कोई आपके रक्षण में उपस्थित होगा। और इसके मैं बीसों बार, मतलब कितनी बार मैंने ये उदाहरण अपने जीवन में देखा है, मैं वो बयान नहीं कर सकता, परंतु ये मानिए कि जब भी आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान किया है, अपने गुरुओं का ध्यान किया है, साक्षात प्रकट हुए हैं। और एक एक कहानी तो मैं रिकॉर्डेड सेशन में क्या बताऊं, आप बस इतना समझ लीजिए। अभी रिकॉर्डिंग बंद करके ये कहानी आप लोग को सुना देता हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे वो लोग क्षमा करेंगे लाइव क्लास में ना आने का।